गलत है, गलत है। मतलब पढ़ना चाहिए, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ, पढ़ना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। मैंने तो मैंने तो नहीं पढ़ा ऐसा। हाँ श्योर, अगर हो गया तो जवाब मैं देता हूँ। इसके ऊपर बहुत चर्चा हुई। देखिए, ये एक सवाल मैंने क्यों उपस्थित किया है सर को बता। हो एकच सवाल तुमचा नाही। सतोषों का वर्णन चल रहा है, इसलिए मैंने ये प्रश्न उपस्थित किया। हम अवस्था पाक तक आए थे। अवस्था पाक के बाद आहार रस, रसवह में गए। रसवह से वो रक्तवह में जाएगा। तो हर धातु के परिणमन में क्या होता है? एक पोषकांश निर्माण होता है, एक पोषकांश निर्माण होता है और एक मल भाग निर्माण होता है। रसवह की निर्मिति के समय पोष्य क्या करेगा? रस का पोषण करेगा। मतलब रस, देखो आहार रस से रस का परमाणु निर्माण हो गया। रस का परमाणु कैसा है? द्रव, पार्थिव, प्रधान, ऐसा परमाणु है जो श्लेष्मा का आश्रित है। वो हर रसव स्रोत में जाएगा संचारी, और जहाँ जगह कम है वहाँ पे वो उसका परमाणु बैठ के वो कार्य करेगा। ये सप्लाई सब जगह होता रहता है। उसके बाद पोषक अंश क्या करेगा? रक्त के पोषण के लिए काम करेगा। और मलभाग जो है वो मलभाग का पांचभौतिक संगठन ये श्लेष्मा के पांचभौतिक संगठन के समान है, इसलिए मल स्वरूप में श्लेष्मा निर्माण होता है। श्लेष्मा सिर्फ वहीं पे निर्माण नहीं होता है, एक वहां पे भी। अभी रक्त के निर्माण में क्या होगा? रक्त के निर्माण में पोष्य रक्त से रक्त का पोषण होगा, पोषक से मांस की पोषण गिर जाएगा, और जो मलभाग निर्माण होगा, सुन दो, ये पित्त के महाभूत के समान होगा, इसलिए वो पित्त मल स्वरूप पित्त, पर वो प्राकृत है, वो शरीर के कार्य करने वाला है, पर वो उस प्रक्रिया में मल स्वरूप है। अभी रक्तक्षय में क्या होता है? रक्तक्षय में पोष्य और पोषक कम हो जाएंगे, मल बढ़ जाएगा, तो मल स्वरूप पित्त वृद्धि होती है रक्तक्षय में। ये सुश्रुत कहते हैं। समझ में मैं क्या कह रहा हूं? रक्तक्षय होता है, इसका मतलब क्या है? वो प्रक्रिया जो हो रही है रक्त के परिणमन की, उसमें प्राकृत पोष्य पोषक कम हो रहे हैं पर मल बढ़ रहा है। वो मल कौन है? पित्त है। वो किस गुण का है? उष्ण गुण का है। वो उष्ण गुण का मल स्वरूप पित्त बढ़ने से शिशिर प्राय अभिप्राय, शिशिर प्रीति। वैसे भी वो मल बाहर ही जाने वाले ना, तो नहीं, बाहर मतलब वो रक्तवह से बाहर रहता, शरीर में रहता। शरीर में रहता। हाँ, मूत्र में, क्योंकि मूत्र और मल में पित्तांश बोलते हैं, वो जाएगा तो सब जगह जाएगा, सर्व शरीर में जाएगा। देखिए कैसा है कि सर्व शरीर में संचारित धातु जो है सर्व, उसका साधन क्लेद है और गति वायु की। ये जिसको हम ब्लड कहते हैं ना, ये क्लेद में सभी धातु है और व्यान की गति से चल रहा है। प्रायः व्यान की, बाकी को भी गति है। सबसे पहला ये कि वायु के प्रकार ही नहीं है। सूत्र बताइए वायु के प्रकार का। प्राणो, ध्यान, समान, व्यान, अपान, आत्मा। मेरा सवाल था, मैं बीएमएस में फर्स्ट में था, क्रिया के लेक्चर में, कि मैडम ये आत्मा कहाँ से आ गया इसमें? तो मैं बहुत मतलब एक तो मुझे कहते थे कि आप बाहर जाओ, मैं तो आप चुप बैठने के, बिल्कुल कुछ पूछने के। मैं एकदम प्रॉब्लम चाइल्ड था कॉलेज में, क्योंकि सवाल बहुत आते थे और ये बेसिक सवाल रहते हैं। मैंने कहा ये सूत्र में आत्मा कैसे आ गया बीच में? अगर वायु के 5 प्रकार बता रहे हैं तो आत्मा कैसे आ गया? जब सवाल नहीं पूछने, हाँ, वहां पे आत्मा या अपने आत्मा, सोल, इसका संबंध कुछ नहीं है। वो आत्मन शब्द का प्रथमा एक वचन है। आत्मा, आत्मानो, आत्मना प्रथमा। आत्मा मतलब आत्मरूप। शरीर में वायु एक ही है। द्रव्यों की गणना करते वक्त 5 द्रव्य गणे नहीं, 5 वायु, 5 ऐसे नहीं कहा है। वायु एक ही है, शरीर में वायु एक ही है, इसके वो आत्मरूप है। मतलब मैं सिनेमा का उदाहरण बता, शक्ति नाम का एक पिक्चर है, शक्ति, 1984
4 में रिलीज हुआ है। दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन। दिलीप कुमार पिता है, वो पुलिस इंस्पेक्टर है, और अमिताभ बच्चन ये स्मगलर है, बेटा, वो स्मगलिंग करता है। 2-3 बार पिताजी उसको कहते हैं कि बेटा ये छोड़ दो बाकी जो ये गलत काम कर रहे हो, वरना मुझे आपको अरेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस पुलिस स्टेशन में वो है उसी में उसका स्मगलिंग चल रहा है पिता के इस नीचे। तो एक दिन क्या होता है, ये सुनता नहीं है, वो भाग जाता है। पिता वो माता पिता के खिलाफ, उनकी मर्जी के खिलाफ वो स्मिता पाटिल से शादी कर देता है। 2-3 गाने भी बीच में हो जाते हैं, सब वो स्टोरी चलती रहती है। बहुत झगड़ा होता है। माँ को लग राखी है, उसको लगता है कि मेरे बेटे ने घर पे रहना चाहिए, मुझे बहू का सब करना है, और पिताजी कहते नहीं, वो स्मगलर है, वो घर में नहीं है। एक दिन क्या होता है, वो रेड हैंड उसको पकड़ते हैं, और फिर उसका एकदम वर्ल्ड फेमस डायलॉग है दिलीप कुमार का, आज मैं तुम्हारे सामने एक बाप की हैसियत से नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर की हैसियत से खड़ा हूँ। क्या फर्क पड़ेगा? वो कहेगा मैं तुम्हारे सामने पैंट पहन के धोती पहन के खड़ा हूँ, क्या फर्क पड़ेगा? आदमी तो वही है, आदमी तो वही है ना, हैसियत बदल गई। बाप क्या करेगा, 2 कान के नीचे लगाएगा, चल घर पे जाके फिर धुलाई करेगा, जब देखेगा तब धुलाई करेगा, जब तक वो ठीक नहीं होगा। पर पुलिस ऑफिसर को, स्मगलर को अरेस्ट करना ही पड़ेगा। इसलिए वो, मैं आज तुम्हारे सामने बाप की हैसियत से नहीं, पुलिस ऑफिसर की, इसलिए मैं अरेस्ट कर रहा हूँ तुम्हें। और फिर बहुत सिनेमा झगड़ा होकर वो खत्म हो जाता। अब हमें क्या लेना है आयुर्वेद के लिए? ये आत्मरूप है, वायु एक ही है, जिस जगह जाएगा उस जगह की तरह वो काम करेगा। वेन यूर इन रोम बी लाइक अ रोमन। मैं जब घर पे जाता हूँ तो मैं बेटा रहता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ तो मैं टीचर रहता हूँ, मंदिर में जाता हूँ तो मैं भक्त रहता हूँ, मित्रों के साथ कहीं खाने के लिए गया तो मैं वहाँ पे मित्रों के जैसा बर्ताव करूँ। मैं मेरे मित्रों के साथ जैसा बर्ताव करता उसका मेरे पिताजी के साथ करूँगा तो वहाँ मार खानी पड़ेगी, और मित्रों के साथ मेरे पिताजी के जैसा बर्ताव करता हूँ वैसा करो, वहाँ पे भी मार खानी पड़ेगी। तो ये मेरे आत्मरूप है, पर मैं आदमी एक ही हूँ ना। किसी का बेटा हूँ, किसी का पोता हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का मित्र हूँ, किसी का टीचर हूँ। तो ये मेरे अलग अलग आत्मरूप है, पर आदमी तो मैं एक ही हूँ। वैसे ही वायु एक ही है शरीर में, उसके ये 5 आत्मरूप है। और ये 5 ही क्यों बताए? हमारा 5 में काम होता है। योग शास्त्र में 10 वायु है, योगोपनिषद में 64 वायु है, नारायणोपनिषद में 166 वायु है। नाम दिए हैं, स्थान दिए हैं, पढ़िए उपनिषद। 64 वायु के प्रकार हमने 5 ही बताए। क्यों? हमारा 5 में काम होता है। आयुर्वेद में जो शास्त्र है उसके लिए 5 बहुत हो गए हैं। आपको और पढ़ाई करनी है करो, योग शास्त्र में 10 वायु दी है, धनंजय कुर्मा कुरुकुल वगैरह। और योग और जाना है डिटेल में 64 वायु, और जाना है 166। पर हमारा मंदानाम व्यवहार आए 5 होता है। ग्रंथ, मैंने अभी किसी को बताया, ग्रंथ निर्माण किसके लिए है? ग्रंथ ये मंदबुद्धि के व्यक्ति के लिए और बुद्धिवंतों के बुद्धिवर्धन के लिए। तो ये वायु के प्रकार नहीं है, ये आत्मरूप है, वायु एक है। जब वायु का परमाणु निर्माण होता है तब उसमें, जिसमें पार्थिवत्व ज्यादा मात्रा में रहता है, वो अपने आप आपान क्षेत्र में आके बैठता है, उसको आपान कहते हैं। जिसमें आग्नेयत्व ज्यादा है वो समांग क्षेत्र में जाके बैठे। उसके पांचभौतिक विघटन में तरतमत्व है। जो वायवीय वायु है वो व्यान है, जलीय वायु है वो उदान है। ऐसा सुश्रुत में दिया है पहले 5 अध्याय में। तो ये एक ही है, सिर्फ पांचभौतिक विघटन में तरतमत्व होने से उसके 5 है। तो ये झगड़ा जो है ना कि वाग्भट में 3 प्रकार दिए हैं, सुश्रुत में 2 के प्रकार है, चरक में सिर्फ वायु के प्रकार है, चरक में सिर्फ वायु के प्रकार दिए, सुश्रुत में सिर्फ वायु और पित्त के दिए, और वाग्भट में 3 के दिए। ये कालतः परिवर्तन से उन्होंने प्रकार के नाम दिए, बस। कार्य चरक में भी है। चरक का वाक्य नाम 5 प्रकार बताने से काम हो गए। पित्त के नहीं बताए पर उनके कार्य बताए। और वाग्भट में उसका डिटेल किया। वाग्भट एक उत्तम टीचर है। जब प्रमेय की संप्राप्ति हम करेंगे ना, तब ये समझ में आएगा कि चरक ये चिंतक है,
और वाग्भट वो चरक समझने के लिए मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि आपको अगर चरक समझना है तो वाग्भट साथ लेके चरक पढ़ो, और अगर वाग्भट पढ़ना है तो बिना चरक पढ़ाई वाग्भट पढ़ाई तो कुछ काला अक्षर बेसबार है। सिर्फ वाग्भट पढ़ने से कुछ नहीं होगा, और चरक समझने के लिए वाग्भट ये आज तक जितने लोगों ने आयुर्वेद पढ़ा है, जितने लोगों ने चरक पढ़ा है, उसमें सबसे ज्यादा चरक जिसको समझ में आया है वो वाग्भट। बाकी किसी को चरक समझ में नहीं आया। जिसके लिए तंत्रुक्ति लगा के पढ़ाई करनी पड़ती है वो वाग्भट में सिंपल करके दिया है। तो अवस्था पाकों से हम कहाँ जाते हैं, समझ में आ गया? ये वायु पे कैसे गए हैं? ये वायु के प्रकार नहीं, वायु एक ही। तो एक ही घटक है, तो आवरण कैसे करते हैं? ये अंतिम दिन में हुआ। आवरण इज ऑलवेज चेरी ऑन द टॉप। पूरा आइसक्रीम खाने के बाद ऊपर जो चेरी रहती है ना, वो आवरण। कुछ और चरक नहीं है किसी के पास, पर मोबाइल में होगा ना चरक किसी, नो नेटवर्क, पर वो ऐप में नहीं। ठीक है, मेरे पास है, पर जान दो। अग्नि के जो 3 प्रकार हैं, क्या 4 प्रकार हैं, उसमें से 3 क्या कहते हैं? विकृत है और समग्नि, प्राकृत। तो क्या 3 ये प्राकृत है क्या विकृत है? प्राकृत है। प्राकृत है। कैसे कैसे बताइए ना, बराबर है। चारों अग्नि प्राकृत है, प्राकृत। एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन मंदाग्नि एंड अग्निमाग्नि। हम कह रहे हैं मेरा अग्नि बंद हो गया, नहीं। अग्नि मान्य हो वो विकृत है, मंदाग्नि प्राकृत। अग्नि इज डिसाइडेड एट द कंसेप्शन लेवल। वेरी गुड। कंसेप्शन लेवल पे ही जब ग्रहणी की निर्मिति होती है, प्रकृति और अग्नि दोनों। तो हाँ, प्रकृति में मत जाओ अभी, रुको रुको रुको, अग्नि के बारे में बात करेंगे हम। तो ग्रहणी की निर्मिति जब होती है तो चरक संहिता विमान स्थान अध्याय 6 सूत्र क्रमांक 12 बाद में आप देख लीजिए। उसमें उन्होंने कहा है कि वाताभिभूते अग्नि अधिष्ठानी, गर्भ की निर्मिति के समय जब अग्नि अधिष्ठान निर्माण होता है मतलब ग्रहणी, तब अगर वो वात से अभिभूत होती है तो उस व्यक्ति का अग्नि विषम है, उसके लिए वो प्राकृत। और ऐसे विषम जिनका जन्मतः अग्नि विषम है, वो अगर सम हो गए तो वो विकृत हो गया, वो अगर मंद हो गया तो वो विकृत हो गया, वो तीक्ष्ण हो गया तो विकृत। जिसकी पित्त से अभिभूत होती है ग्रहणी, उसका अग्नि तीक्ष्ण होता है। शेषमा से अभिभूत होता है तो वो मंद होता है। और सम के अभी लक्षण समझना कैसे है, इसे एक चरक चाहिए साथ में, आपके पास है? तो सूत्र पढ़िए जो ऊपर है, शारीरिक। अग्निषु तु शारीरेषु चतुर्विधो विशेषो बलभेदेन भवति। ये बलभेदेन 4 प्रकार है, ये विकृत प्राकृत ऐसा कुछ नहीं है। तद्यथा तीक्ष्णो मंदः समो विषमश्चेति तत्र तीक्ष्णोऽग्निः सर्वापचारसः। एक एक पढ़ेंगे। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब सर्व अपचार सह, ठीक है? मतलब क्या? कोई भी अपचार करो आप, कैसा भी उल्टा पलटा खाओ, कभी भी जागरण करो, कभी भी सो, कुछ भी खाओ पियो ऐश करो, सह कुछ नहीं होता, वो आराम से डाइजेस्ट कर देता है, कुछ भी हो। सर्व अपचार सह, ये हमारे केस पेपर में होना चाहिए। और ये 4 सवाल हम क्या कहते हैं? भूख लगती है? हाँ। अग्नि, अच्छा है, प्राकृत। नहीं, ऐसे नहीं पूछा। मैं हर पेशेंट को 4 सवाल पूछता हूँ रिलेटेड टू अग्नि। और मैं एक सवाल जब भी देता हूँ, और जो मेरे पास पेशेंट स्टूडेंट खड़ा रहता है तो उसको लगता है सर को कुछ नहीं आता। 2 ने मुझे बताया, सर आप ये गलत लिख रहे हो।
कैसे बता दो मैं, आगे पढ़िए। तीक्ष्ण मतलब क्या? सर्व अपचार सह, जो तीक्ष्ण है। तत् विपरीत लक्षणस्तु मंदः। उसके विपरीत लक्षण है मंद है। मतलब क्या? सर्व अपचार असह, थोड़ा भी अपचार किया तो उसको सहन नहीं होगा। थोड़ा राइस ज्यादा हो गया, थोड़ा आइसक्रीम ज्यादा हो गया, थोड़ा या फिर गलत कुछ तो हो गया, नींद थोड़ी कम ज्यादा हो गई, तो दूसरे दिन सर बहुत इतना टेंशन हो गया, इतना दिमाग हो रहा है, खराब हो रहा है, बहुत मंद है। अपचार इसका मतलब क्या है? पर जब तक अपचार नहीं है अग्नि टिक रहता है, नॉर्मल चलता है उसका, और वो जल्दी खराब हो जाता है। आगे समः तु खलु अपचारतो विकृतिमापद्यते। हाँ। अनपचारस्तु प्रकृतावतिष्ठते। ये परफेक्टली यहाँ रहना चाहिए। सम किसको कहेंगे जी? क्या करते हैं हम? सम मतलब कैसा भी हो, कुछ भी हो, अच्छा है सम है, नहीं। सम मतलब जब तक हेतु सेवन नहीं होता वो प्राकृत होता है, और जब हेतु उत्पन्न हो जाएगा तब वो विकृत हो जाता है। अभी मंद और सम में क्या फर्क है? मंद में उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, तो सहन नहीं कर पाता, थोड़ा सा भी हो गया तो वो डायवर्ट हो जाता है। सम में क्या होता है? जब तक हेतु नहीं है तब तो वो प्राकृत है, वो आराम से डाइजेशन कर रहा है। थोड़ा हेतु निर्माण हो गया, ऋतु बदल गया, उल्टा पलटा कुछ खाया, विकृत हो जाता है। तो मैं जब पूछता हूँ कि आपको भूख कैसे लगती है? हाँ सर ठीक लगती है। और अगर आपने कुछ किसी चीज़ से आपको तकलीफ होती है तो वो कहते हैं हाँ हाँ सर ऐसे ऐसे द्रव्य है, ऐसा अगर वो मैंने खा लिया ना तो 2-3 दिन मेरे तो बुरे ही जाते हैं। तो मैं अग्नि के सामने लिखता हूँ सम अग्नि। तो मेरे स्टूडेंट कहते हैं सर को कुछ आता ही नहीं। ये पेशेंट कह रहा है कि हाँ उसका ऐसे 2-3 पदार्थ है, वो खाने से मुझे 2-3 दिन खराब होता है, और ये यहाँ पे अग्नि तो सम लिख रहे हैं। सम की व्याख्या क्या है? फिर से पढ़िए एक बार। समः तु खलु अपचारतो विकृतिमापद्यते। अपचारतः विकृतिमापद्यते। अनपचारस्तु प्रकृता। अनपचारस्तु प्रकृतो। ठीक है। मंद की व्याख्या मैंने जो की है वो एक ही की है, बताता हूँ कैसे। आगे चलिए। समलक्षण विपरीत लक्षण तो विषम। समलक्षण के विपरीत लक्षण वाला विषम है, मतलब अपचार करो या अपचार न करो, वो कभी प्राकृत रहेगा कब विकृत रहेगा कुछ बता नहीं। यू कैनॉट प्रेडिक्ट किस चीज से क्या हो जाएगा। कभी कभी हमने कितने भी हेतु सेवन कर लिया कुछ नहीं हो रहा है, और कभी कभी इतना सा कुछ हो गया गया अनडाइजेस्ट। तो ये विषम है, यू कैनॉट प्रेडिक्ट अग्नि। अभी ये तीनों होने के बाद आपको सम अग्नि और मंदाग्नि में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो, तो हम तीक्ष्ण की व्याख्या क्या है? सर्व अपचार सह। तो तीक्ष्ण क्या है? सर्व अनपचार अपि असह। हेतु ना हुए तो भी वो विकृत हो। फर्क समझ में आया? जिसका हेतु उत्पन्न से विकृत होता है और हेतु नहीं है तब तक वो प्राकृत है, वो सम है। हेतु उत्पन्न ना हो फिर भी वो विकृति रहता है, वो मंद है। और कोई भी हेतु हो कुछ तकलीफ नहीं होती, वो तीक्ष्ण है। और हेतु और तकलीफ का कुछ संबंध नहीं, यू कैनॉट प्रेडिक्ट विषम। ये चारों अग्नि प्राकृत है। ये चारों सवाल पूछने हैं पेशेंट को। मैं 2 प्रकार से पूछता हूँ। मैं कहता हूँ कि देखो आपको 2 ही पदार्थ खाने हैं। मैं हमेशा पूछता हूँ ये, आपको एक ही चॉइस है, सामने 2 ही पदार्थ है, एक मीठा है एक तीखा है, और आपको एक ही चॉइस करना है। मुझे जवाब 3 स्टेज में मिलता है। एक तो ऐसा रहता है नहीं सर मैं दोनों खाऊंगा, दोनों पसंद है मुझे। एक कोई कहता है नहीं मीठा, एक कहता है तीखा, और वो एरिया वाइज भी रहता है। स्पेसिफिक एरिया के लोग नहीं तीखा, हम तो तीखे खाते हैं। कुछ लोग कहेंगे हम तो मीठे खाने वाले हैं। और कोई कहेगा ये डिपेंड, सब गुड़ पे डिपेंड नहीं क्या। और उसके बाद में जो वो सवाल क्या पूछते हैं, जवाब क्या आता है, इसके बाद में अगले सवाल ही 4 रहते हैं। उसके फिर कभी कभी एक सवाल पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो पहले पदार्थ से अभी ये चढ़ गए तो कभी दिया नहीं किसी ने, कैसे पूछना है ये हमें डेवलप करना है। खुद सवाल कैसे पूछना है। नेवर आस्क लीडिंग क्वेश्चन।
पेशेंट सामने आके बैठ गया तो हाँ बोलो, पेट में तकलीफ हो रही है? कोई भी पेशेंट कभी भी ना नहीं कहेगा। हाँ सर थोड़ी थोड़ी होती है। नेवर आस्क लीडिंग पेशेंट। उनको सामने, यू शुड बी गुड लिसनर। फर्स्ट यू शुड लिसन, पहले सुनो वो क्या कह रहा है। और आपकी जो लिसनिंग है वो सिर्फ उसके शब्द से ही नहीं होनी चाहिए, वो कैसे अंदर आता है, वो कैसे बैठता है। बैठने से तुरंत पता चला कि ये पाइल्स का पेशेंट है, ये ब्रुदर्स का पेशेंट है, ये जानूशूल का पेशेंट है। बैठने से पता चलता है, चलते आने से पता चलता है। गेट उसका कैसा है, गेट मतलब चलता कैसा, उसकी आंखें कैसी है, वो स्थिर है। अगर वो झूठ बोल रहा है तो वो उसकी आंखें स्थिर नहीं रहे, डिप्रेशन में है, बहुत हैप्पी है, कभी कभी हैप्पी भी रहते हैं। चलो अच्छा होगा छुट्टी मिल गई थी, नहीं मुझे कहीं दर्द होगा। तो ये आंखों से पता चलता है। उस स्टैमर हो रहा है, बोलने में कैसा कॉन्फिडेंटली बोल रहा है तो सही है। उसको कुछ छुपाना है, कुछ बात बतानी नहीं है, आधा ही बताना है, तो उसके शब्द ये होते रहते हैं, वोवेल होते रहते हैं। और फिर आप, इसलिए पहले वाग्भट ने आया दर्शन, स्पर्शन, और फिर प्रश्न। हम पहले प्रश्न नहीं करते, शुरू इतने सवाल पूछते डॉक्टर तो कहते हैं यार आयुर्वेद लोग बहुत बहुत पूछते रहते हैं, एक घंटा क्या लेके बैठते हो। मुझे सिर्फ फर्स्ट टाइम जब आता है पेशेंट, फर्स्ट कंसल्टिंग, तो उसमें मुझे वक्त लगता है। बाद में पता है ये ऐसा पेशेंट है। बगा तो इतना एक घंटे की कोई जरूरत नहीं। पहले फर्स्ट टाइम फर्स्ट कंसल्टिंग ये डिटेल में लेनी चाहिए। पेशेंट भी बहुत तरह तरह के रहते हैं। एक लॉयर है, वो चिट्ठी भेजती है, खुद नहीं आती कभी क्लिनिक, हस्बैंड के साथ चिट्ठी भेजती, और उसमें सब दो शब्द रहते हैं। मतलब पेट में मड़मड़ होती है, डोक्यात कसकस होता है, डोळे चुरचुर करता है, पायात वळवळ होती है, सब डबल ऐसा। तो बहुत एकदम पेशेंट को एकदम डेंजर कहें। पर आपने किसी को भी पूछा ना ऐसा हो रहा है क्या, वो हाँ ही कहें, कुछ नहीं पूछने। और एक 10 मिनट, क्योंकि कल सुबह दिन भर भी है और ऐसे 5 दिन है और 2-4 दिन है। Sir, what's your opinion on Daiva Vyapasana Chikitsa? Do you also practice or do you refer to somebody? मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं सीखा हूँ। Because I too am an astrologer and I too am using it how much ever is required. Because I had an interest when I was teaching Ashtanga also. ग्रहेषु अनुगुणेषु, तब से मेरा इंटरेस्ट उधर चला गया। तो हुबली में कितने लोग थे मेरे निरूपण में? लास्ट दिन में 1-1.5 घंटा सिर्फ देखा फर्स्ट में। देखो कैसे है, आज जो हम ट्रीटमेंट जनरल आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर जो करता है, जो प्रैक्टिस करता है, तो वेदों में 4 प्रकार की चिकित्सा है: अथर्वणी, अंगिरसी, दैवी और मनुष्यज। अथर्वणी और अंगिरसी कोई करता नहीं, दैवी भी कोई करता नहीं, मनुष्यजा करते हैं। आज की जितनी चिकित्सा है, तो बेसिकली जितनी चिकित्सा है बड़ी, अथर्वणी, अंगिरसी, दैवी, मनुष्यजा, उसमें से सिर्फ मनुष्यजा है। उसमें से हम दैव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय, सत्वावजय में सिर्फ युक्ति व्यापाश्रय, और उसी युक्ति व्यापाश्रय में भी सिर्फ हम द्रव्य करते हैं। अद्रव्य शमन चिकित्सा वगैरह तो भूल ही गए। तो इतनी बड़ी, मतलब द्रव्य ये कितना है? द्रव्य ये युक्ति व्यापाश्रय का एक पार्ट है, वो युक्ति व्यापाश्रय मनुष्यजा का पार्ट है, और जो पूरे चिकित्सा का 1/4 है। मतलब 1/4 का 1/3 का 1/2 ये हमारे आज की ट्रीटमेंट, और वो भी ठीक से नहीं है क्योंकि द्रव्य ही नहीं मिल रहा है। कुटकी नहीं मिलती महाराष्ट्र में,
मिलती नहीं, बहुत महंगी हो गई कटुकी, वो आरोग्यवर्धिनी में बहुत उसकी प्राइस बहुत हाई हो गई। तो अथर्वणी, अंगिरसी और दैवी, और मनुष्यजा में द्रव्यों के साथ दैव उपासना, ये बहुत महत्व का विषय है। मेरे जो गुरुजी सर देशमुख सर, जो मेरे पीएचडी और एमडी के गाइड, वो ये ट्रीटमेंट करते हैं और मैंने कई सारे रुग्ण देखे हैं। मैं सिर्फ कुछ केसेस, आप नेक्स्ट डे में भी वो चर्चा हो जाएगी अनौपचारिक में। एक केस बताता हूँ मैं उस वक्त एमडी कर रहा था और एक मुंबई में, हमारे सर की मुंबई में भी प्रैक्टिस है, मुंबई में पेशेंट आया था। एक मिल का मालक और उसका मतलब ओनर मिल का, उसका इकलौता बेटा, उम्र कुछ 8-9 साल, और बार बार बुखार आ रहा है, हमेशा बुखार है, और ऐसे 1 साल से बुखार आ रहा है। पूरी चिकित्सा हो गया, एलोपैथी हो गई, आयुर्वेद हो गया, पंचकर्म हो गया, जादू टोना हो गया, सब हो गया, होम्योपैथी हो गई, सब स्कैन, पूरा बॉडी स्कैन हो गया, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, हेतु ही नहीं मिले। हेतु थोड़े बार बहुत होते हैं, दूध बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, सब ठीक है, पर उपशय नहीं है। तो वो सब इतने बड़े रिपोर्ट लेके फॉरेन में भी जाके आए, वो सर के पास आए। सर ने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या सैटरडे संडे ज़्यादा रहता है? ये अनुभव से आता है, ये उनके 40 साल की प्रैक्टिस का अनुभव है। सैटरडे संडे आता है जो ज़्यादा? हाँ सर, सैटरडे को ही वेग आता है शाम को, और फिर वो 5 दिन रहता है। ठीक, सर ने दवाई दी कुछ तो एकदम जनरल, कुछ ऐसे सामान्य ज्वर में, मुझे याद भी नहीं अभी, ऐसे ऐसे एकदम मुस्ता कुछ तो गुरुची वगैरह ऐसे द्रव्य, त्रिफला, गुरुची त्रिफला से। हमारे मेरी और मेरे सर की प्रैक्टिस पूड़ी की है। हम चूर्ण पूड़ी में कागज में डाल के बांध के वो देते हैं, गुटी नहीं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, और क्वाथ बीत तो की बात ही नहीं है। गूगल तो मेरे क्लिनिक में एक भी गूगल नहीं है, एक रखा है पर मैं ज़्यादा इस्तेमाल, और वैसे भी उसमें गूगल रहते ही नहीं है। वो त्रिफला क्या कहते हैं, त्रिफला गूगल मतलब त्रिफला का घन ही है वो। कैशोर गूगल मतलब कैशोर गूगल के पार्ट में गूगल हटा दो, बाकी का ही वटी रहती है, गूगल तो रहता ही नहीं उसमें, क्योंकि इतना गूगल महाराष्ट्र में निर्माण, भारत में भी निर्माण नहीं होता। ये तो मतलब क्या कहते हैं, वो फ्रॉड ही है सब कुछ। और चरक में गूगल वटी नहीं है, हमेशा चरक क्या कहते हैं, गुगुलम पिबे। जितने सारे बशर लेके कोई हो गए, पढ़ लो आप। गूगल पीने के लिए कहा है, वटी के लिए नहीं कहा है, सिर्फ चंद्रप्रभा बताएंगे, और उसमें भी गूगल प्रधान द्रव्य नहीं है। गूगल का हमेशा क्वाथ करके पीने के लिए कहा है। गूगल का जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो क्वाथ से जाता है, वट्टी से नहीं जाता। तो मैं इतना ज़्यादा गूगल इस्तेमाल भी नहीं करता, बहुत कम कांचनार वगैरह करता हूँ, क्योंकि पीसीओडी या पीसीओएस में वो मैं इस्तेमाल करता हूँ, बहुत इस्तेमाल करता हूँ कांचनार। तो कांचनार ऐसे देने से वो गूगल वट्टी में आता है, वो घना ही रहता है, अच्छा होता है। वो बाइंडिंग मटेरियल सिर्फ चल की वजह सब बाइंडिंग मटेरियल, इतना कुछ उसमें नहीं है, वो ठीक है छोड़ दो। तो दे दिया, द्रव्य दे दिया उसको, उनको पुड़ी में, और सर ने कहा कि आप हर सैटरडे को उसकी नज़र उतारो उस पेशेंट बच्चे की, और जब तक 16, ये योगरत्न नगर में संदर्भ है, 16 साल का होने तक बच्चे, मतलब बच्चा बच्ची कोई भी हो, बेटी बेटा, उनकी नज़र उतारनी चाहिए हर सैटरडे। योगरत्न नगर में है संदर्भ। तो नज़र उतारी, तो 3 सप्ताह तक बुखार नहीं आया। फिर वो आगे, उनका कुछ भरोसा नहीं था इसके ऊपर, ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो सर बोले एक काम करो, आप द्रव्य कंटिन्यू रखो, अभी नज़र उतारना बंद कर दो, बुखार आना शुरू हो गया। फिर सर ने कहा कि अभी आप नज़र उतारो और द्रव्य बंद कर दो, बुखार गायब हो। देखिए कैसा रहता है, प्रत्यक्षम, चरक का ही वाक्य, प्रत्यक्षम ही अल्पम, अनल्पम ही अप्रत्यक्ष। जो हमारे सामने है ना वो बहुत कम है, हमारे इंद्रियों के परे जो है वो अप्रत्यक्षम बहुत। जैसे इसके पीछे कुछ तो है, मेरी इंद्रियों की लिमिटेशन इतनी है कि मैं यहीं तक देख सकता हूँ। इसके पीछे का जो है मुझे दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब वो वहां नहीं है, ऐसा नहीं है। वो मेरे लिए अभी अप्रत्यक्ष है, पर वो है। उसी तरीके से हमें इसके ऊपर क्या हम कर सकते हैं, करो क्या कर रहे हैं, श्रद्धा तो रख सकते हैं, और आपको दिखाई दे रहा है, उपशय दिखाई दे रहा है।
ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स आते हैं कि अभी इसका संदर्भ कहाँ है? सुश्रुत संहिता में उत्तर तंत्र में अतिसार चिकित्सा अध्याय 40, उसके पीछे 3 प्रकार के व्याधियों का प्रकार दिए, 3 टाइप्स ऑफ डिसीज, कर्मज, दोषज, दोषकर्मज। दोषकर्मज मतलब क्या? जितना हेतु है। दोषज बताओ, दोषज क्या है? जितना हेतु है उतने ही बल का व्याधि रहता है, और हेतु बंद करने से व्याधि ठीक हो जाता है। ये दोषज उपशय से भी तय कर सकते हैं। दोषकर्मज क्या है? हेतु अल्प मात्रा में है और व्याधि बहुत बलवान है। हम कहते हैं अरे इतना सा हो गया और देखो कितना बड़ा हो गया। एक काटा क्या चुभा, जख्म हो गई, फिर पता चला डायबिटीज है, अभी इतना बड़ा हो गया, अब गैंग्रीन करके काटना पड़ा। ये दोषकर्म है। इसमें आपको दोषों की भी चिकित्सा करनी पड़ती है और कर्म की भी चिकित्सा करनी पड़ती है। और कर्मज इसका मतलब हेतु नहीं मिलते, व्याधि है और वो बलवान रहती है और वो कर्मक्षय से ही ठीक होती है। एक किस्सा बताता हूँ, मैंने एक ही रुग्ण ऐसा देखा है, ठीक हो गए। एक कॉर्न का पेशेंट आता था मेरे पास, एक पैर में 15-15 कॉर्न, ऐसे पैर रखने की भी उसको बहुत तकलीफ होता। सब हो गया, वो अग्निकर्म हो गया, वो लहसुन लगा के देखा, वो क्या कॉर्न कैप तो कितने, मतलब उसके ऊपर ही वो फैक्ट्री चल रही थी, ऐसा बोलो, इतने कॉर्न कैप लगे थे, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कॉर्न कैप की फैक्ट्री। ऐसा 6-6 महीने ट्रीटमेंट ठीक चल रही थी और कुछ फायदा नहीं हुआ। बहुत जगह जाके आए, मैं भी थक गया, अभी क्या करूँ उसको। वो आना बंद हो गए। तो 1-1.5 साल के बाद क्लिनिक में बाहर बैठा था, मैंने देखा वो आके बैठा है। बोला अरे तो फिर से आ गई तकलीफ, फिर से आ गई, फिर से इसको अग्निकर्म करते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो। वो आ गया, एकदम हैप्पी था। मैंने कहा क्या हो गया? सब ठीक हो गया, पूरा पैर, दोनों पैर एकदम क्लीन। मैं वो कैसे? सब मैंने छोड़ दिया था सब। अभी ये मुझे हमेशा ज़िंदगी भर ऐसा रहेगा, मैं चल भी नहीं पाता था। फिर मैंने वो मुझे व्याधि है ऐसा मैंने भूल ही गया, मैं सब करने लगा। दुख उसको दुख पैदा ना होती तो पैदा ना हो जाता। ठीक है, वो ठीक हो गए बिना किसी चिकित्सा। कर्मज व्याधि में वो कर्मज व्याधि मतलब वो अच्छा असाध्य हो गया ऐसा नहीं है। हमारे ऐसे कुछ कर्म रहते हैं जिसको हमें भोगतना ही पड़ता है, हर कर्म के, अच्छे बुरे दोनों। किसी जगह हम गए और वहां जाने के बाद पता चला ऐसा ऐसा कुछ घटना हुई और हमें तुरंत जाना पड़ता है। ये हमारे कुछ कर्म थे, ऐसे हमें भोगना था ये सब कुछ, लेकिन वो खत्म हो गए। भोगने के बाद खत्म हो गए। तकलीफ होती है, दिमाग का तकलीफ होती है, बॉडी फिजिकल टेंशन आता है, मेंटल टेंशन आता है, तो ये हमें भोगना था, भोग के हमने खत्म कर दिया। एक आखिरी सवाल पूछता हूं, बाद में हम रुक जाएंगे। ज्वर में विष्णु सहस्त्रनाम का क्यों? वाह दिव्य प्रश्न है, पर क्यों? हड्डी को ठीक करेगा ये। हड्डी को ठीक करेगा। हड्डी अग्नि हड्डी को ठीक करेगा ये उच्चारण। पर मेरा सवाल ऐसा है कि रुद्रकोप से होता है ज्वर और चिकित्सा हम विष्णु सहस्त्रनाम क्यों करते हैं? ठीक है, ठीक है, वो भी हो गया, पर क्यों? फलश्रुति में भी बोलते हैं कि सब रोग कम हो जाता है। और कुछ सवाल आपने इसके ऊपर किया, बस सही बात बोल रहे हैं, पर और कुछ? विष्णु कफ का, विष्णु का गुण है ना, कफ का गुण ज्यादा है विष्णु का। रुद्र का ही को कफ का होता है, चंद्रमा जैसा है ना। नहीं, रुद्र को पित्त का ज्यादा। देखिए, वो पित्त शमन के लिए सृष्टि 3 स्तर पे रहती है, उत्पत्ति, स्थिति और लय। उत्पत्ति का देवता या कर्ता है ब्रह्मा, स्थिति का कर्ता है विष्णु,
और लय क्या करता है? रुद्र, शंकर। ज्वर, ये रुद्र कोपज है, वो लय में जा रहा है। हमें लय न होते हुए स्थिति मेंटेन करनी है, इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम। ये उसका बेसिक रीजन है उसके पीछे। समझ में आया? फिर से बताओ। हमें लय नहीं करनी, रुद्र का भी चिक करेंगे तो लय, वो तो लय का ही कर स्वामी है, वो ठीक है, अच्छा है, चल रहा है, चल लय वो प्रसन्न हो जाएगा। आशुतोष है वो, जाओ जल्दी लय हो जाओ, क्योंकि उसका काम ही है वो। शंकर जी के मंदिर इतने क्यों है? वो कर्म का लय करता है, जल्दी कर्म का लय करता है। इसलिए भारत में स्पेशली शंकराचार्य जी के बाद, पहले शंकराचार्य पंचायतन पूजा का प्रारंभ हुआ, उसमें शंकर जी की पूजा बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़े पूरे भारतवर्ष। तो क्यों? क्योंकि वो कर्म का लय करते हैं। हमें ज्वर में लय नहीं चाहिए, हमें स्थिति मेंटेन करनी। मृत्युंजय जपा और मृत्युंजय होम करते हैं, जो अगर कुछ पेशेंट सीरियस है तो वो कर्मजय दोषों के क्षय की या उसके बाधा में आ रहे कहीं पे, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द आयु। हाँ कर्मा टू गेट रिजॉल्व। हाँ बस। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को एस्ट्रोलॉजी सीखना एकम जरूरी है। शास्त्रम अधियानों में वो शास्त्र आता है, न विद्या शास्त्र है। पर उसमें क्या होता है फिर, जो एस्ट्रोलॉजी में आता है तो वो वही करता रहता है। नहीं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आयुर्वेद You should में maintain. जितना भी यूज करना है हाँ। उतना जिस करना जगह पड़ेगा। इस्तेमाल करनी है हाँ, बस वो छोड़ बस देनी, हाँ, उतना ही यूज करना। उसमें इन्वॉल्व मत हो। तो हर पेशेंट आता कहते कहते तो पेशेंट देखेगा ये डॉक्टर ही है जो क्या astrologer है। ज्योतिर्वैद्य निरंतर चले। कल सुबह भी है, दैव पश्चात डिटेल में लेंगे।